হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল ডিএন রিয়াকশন জুড়ি। আমি দীপঙ্কর আর আমি নীল। আজকে আমরা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বায়োগ্রাফির ভিডিও করব। তো আজকে আমরা সেটাই করতে চলেছি। তো তুমি কিছু বলো ওই সম্বন্ধে। তা নরেন্দ্র মোদীর ব্যাপারে আলাদা করে কিছু বলার নেই। আমরা গতদিন অনেকটা ডেসক্রিপশন দিয়েছিলাম ওনার ব্যাপারে, এবং ওনার ব্যাপারে বলে তার একটা ভিডিও, শর্ট ভিডিও আমরা আপনাকে দেখিয়েও দিয়েছি আমাদের। তবে সেটা ছিল সার্ভের উপরে একটা ভিডিও ছিল, সেটা আপনারা দেখেছিলাম, যেটা একটা নিউজ চ্যানেল, ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেল দেখিয়েছিল। তো সেটাই আপনারা দেখেছিলেন। আর আজকে একটি ভিডিও কালেক্ট করেছি আমরা, সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরেন্দ্র মোদীর জীবনের বায়োগ্রাফির ওপরে। আগের ভিডিওটা আমাদের ছিল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন বিশ্বে 1 নম্বরে আছে। একদমই তাই, বিশ্বে 1 নম্বর কেন র্যাঙ্কিংয়ের ওপরে ওটা একটা ভিডিও ছিল। আর এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফি, অর্থাৎ লাইফ স্টোরি। মানে নরেন্দ্র মোদীর ছোটবেলার জীবনী থেকে শুরু করে আজ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তার পুরো জীবনীটা আমরা আজকে ভিডিওতে দেখবো আর আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। একদম একদম। তো চলুন ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूं। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेची। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले में वडनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस तरह अब मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता के 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र और जसोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी के इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है
कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए ছোট থেকেই এটা দেশের और প্রতি अपना একটা ভক্তি पूरा ভালোবাসা समय ছিল। आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए
उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह तो बस संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं, भले ही वे कहीं पर भी हों। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা সত্যি খুব ভালো প্রেজেন্টেশন করেছে, খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে ভিডিওটা। তো সবার আগে বলে রাখি, অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আমাদের চ্যানেলে, অবশ্যই অরিজিনাল ভিডিওটা দেখে নেবেন এবং লাইক করে দেবেন। অরিজিনাল ভিডিওটা বেশ ভালোই করেছে, একে জিনিসটাকে বুঝিয়েছে ডেসক্রিপশনে। তো চলুন এবার ভিডিওটার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। সত্যি কথা বলতে ফ্রেন্ডস, যেটা দেখলাম মানে অনেক কিছু আমরা নিজেরা জানতাম না, সেটা অনেক কিছু তথ্য ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল। সবটাই অ্যাকচুয়াল, হয়তো আরও অনেক কিছু জানি না, যা ওনার ব্যাপারে জানাটা আমাদের এখনও বাকি থেকে যাচ্ছে। কারণ উনি এমন একটা ব্যক্তিত্ব, ওনার ব্যাপারে জেনে শেষ করা যাবে না। সবটা তো তুলে ধরাও সম্ভব না সোশ্যাল সাইটে বা সবার মধ্যে গল্প করে বা সিনেমার মাধ্যমে সবটা তুলে রাখা সম্ভব নয়। এরকম একটা মহান ব্যক্তিত্ব, যার আনাচে কানাচে কোনায় কোনায় প্রতিভা। তো সকলে জানেন, কম বেশি দেশবাসী সবাই জানেন, এখন সে বিশ্ব কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, ওয়ার্ল্ড লিডার। তো সে দেশের জন্য কত কী করতে পারে, সেটা স্বাভাবিক একটা তথ্য। তো খুবই ভালো লাগলো ভিডিওটা দেখে। তা আপনারাও জানাবেন অবশ্যই কমেন্টস করে কেমন লাগলো। পরপর 4 বার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তারপরে পরপর 2 বার প্রধানমন্ত্রী। কথাটা কিন্তু খুব সহজ না। একদম ঠিক কথা। কারণ অনেকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। দেখা গেছে যেটা কংগ্রেস সরকারও তার আরএসএসের উপরে ব্যান লাগিয়ে দিয়েছিল। কারণ আরএসএসের মতো একটা মানুষের পাশে দাঁড়ানো একটা স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা, মানে সেই আরএসএস একটা সংগঠন, সেই এত মজবুত সংগঠন। 1975 সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকার আরএসএস ব্যান লাগিয়ে দিয়েছিল। তখন মোদিজি লুকিয়ে লুকিয়ে আরএসএস করেছে, দেশের মানে নিজের রাজ্যের জন্য, দেশের জন্য কাজ করে, মানুষের সেবার কাজে এগিয়ে এসছে। আরএসএসের মতো একটা দেশপ্রেমিক সংগঠন, তার উপরে কংগ্রেস সরকার ব্যান লাগিয়েছে। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তখন আমরা কিরকম কাল যুগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। আর আরেকটা তোমার দেখবে 2002 সালে উনি যখন 2001-এ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল গুজরাটে, 2002 সালে ওনার সরকারটা ভেঙে দেবে বলে ওই ট্রেন ব্লাস্ট, আপনারা সকলেই জানেন সেই ব্যাপারটা। তো কত রকমভাবে ষড়যন্ত্র করেছে মোদি সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার, কিন্তু মোদিজি নিজের জায়গায় অনড় ছিলেন এবং দেশের জন্য কাজ করে গেছেন নিষ্ঠা করে।
নিষ্ঠাভাবে কোনো ত্রুটি রাখেনি গুজরাটের জন্য। গুজরাটকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে পুরো ইন্ডিয়ার এখন তো মধ্যে। গোটা দেশকে সাজাচ্ছে, এখন গোটা দেশকে সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছে এবং গোটা দেশকে গোটা বিশ্বের কাছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য সেইভাবে নিজের দেশকে তৈরি করছে এবং সেও নিজেকে সেইভাবে থ্রো করছে অন্যান্য দেশের কাছে। তো বিশ্বের দরবারে ইন্ডিয়া এখন মানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একদম একদম। এখন ইসরায়েল যুদ্ধ করবে কি রাশিয়া আক্রমণ করবে, এখন মোদির কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। পাকিস্তানের সব যারা ছিল এতে ইসরায়েলে, তারা ফিরবে বলে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ ইউজ করেছে। একদমই তাই, ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার। যুদ্ধ 6 ঘন্টা বিরতি ছিল। এটা শুধু ভারত বলে নয়, ভারতবাসীরা ফিরবে বলে। ভারতবর্ষ তো ছিল বহু বছর আগে থেকে, কিন্তু এটা শুধু ভারতের কথা শুনে ছাড়েনি, শুধু ছেড়েছে আর শুধু মাথায় রেখেছিল নরেন্দ্র মোদীর কথা। মানে সেই জায়গাটায় নিয়ে যেতে পেরেছে ইন্ডিয়াকে। একদম একদম। তো সেই কারণে ভিডিওটা খুব ভালো লাগলো দেখে, আমাদের অনেক কিছু জানতে পারলাম। তো ফ্রেন্ডস, মোটামুটি জানাবে তোমরাও কমেন্টস করে, আর নেক্সট ভিডিও কী করবো সেটাও তোমরা কমেন্টসে লিখে দিও, তারপর আমরা ভিডিও বানাবো আবার। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আর কিছু বলার নেই, আজকের মতো এই পর্যন্তই। নমস্কার। নমস্কার।